सारे शमशानों को मिला के ये आंकड़ा कम से कम 25,000 लाशों का है। 5 जुलाई 2026 जो दर्शक फिल्म खोजने गए उन्हें फिल्म मिली ही नहीं। नाम था सतलुज। लेकिन भारत में किसी फिल्म या डॉक्यूमेंट्री का बन जाना काफी नहीं होता। वर्षों तक रिलीज का इंतजार करने वाली फिल्म भारत में सिर्फ 2 दिन में क्यों हट गई? अब ये सिर्फ एक बायोपिक नहीं रही थी। सोचिए, फिल्म का हीरो खुद ये बात कह रहा है। फिल्म थोड़े तक पहुंच गई है, बस इन्नी गल सी। दैट्स इट। कहानी पहुंच गई है और आज घर घर जसवंत सिंह खालड़ा की गल हो रही है। 2 दिन और सिर्फ 48 घंटे। किसी फिल्म के लिए ये वो समय होता है जब उसकी चर्चा अभी शुरू ही होती है। लेकिन एक फिल्म ऐसी भी आई जिसकी चर्चा शुरू होते होते वो लोगों की स्क्रीन से ही गायब हो गई। 3 जुलाई 2026 बिना किसी बड़े प्रचार के, बिना किसी भव्य प्रीमियर के एक फिल्म चुपचाप भारत में OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज हुई। नाम था सतलुज। मुख्य भूमिका में थे दिलजीत दोसांझ, डायरेक्टेड बाय हनीत रेहान। पर यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं थी, ये एक असली इंसान के जीवन से प्रेरित थी, जसवंत सिंह खालड़ा। शुरुआती दर्शकों की प्रतिक्रिया अच्छी रही। वर्षों के इंतजार के बाद लोगों ने आखिरकार ये फिल्म देख ली और उसी वीकेंड पर दिलजीत दोसांझ ने अपने एक लाइव सेशन में बताया कि उन्हें इस बात की पहले से ही आशंका है कि ये फिल्म ज्यादा समय तक अवेलेबल नहीं रहेगी। उन्होंने दर्शकों से कहा कि अगर मौका मिले तो जल्द ही देख लें। और फिर 5 जुलाई की शाम ठीक वही हुआ जिसका डर दिलजीत को था। ZEE5 ने घोषणा किया कि सतलुज भारत में अगली सूचना तक उपलब्ध नहीं रहेगी। वजह बताई गई, मौजूदा घटनाक्रम। लेकिन वो घटनाक्रम आखिर क्या थे, ये स्पष्ट नहीं किया गया। यहीं से एक नया विवाद शुरू हो जाता है। वर्षों तक रिलीज का इंतजार करने वाली फिल्म भारत में सिर्फ 2 दिन में क्यों हट गई? क्या ये एक कानूनी प्रक्रिया थी? क्या ये सर्टिफिकेट का मामला था, या इसके पीछे कुछ और था, या हम अभी पूरी कहानी जानते ही नहीं है? इन सवालों के जवाब देने से पहले हमें उस इंसान को समझना होगा जिस पर यह फिल्म बनी है, क्योंकि शायद फिल्म को समझने की चाबी उसी इंसान की कहानी में छुपी है। और वो कहानी किसी फिल्म स्टूडियो से नहीं, पंजाब के एक साधारण बैंक कर्मचारी से शुरू होती है। आगे हम जो बताएंगे वो अदालती रिकॉर्ड, विश्वसनीय समाचार रिपोर्टों और सार्वजनिक बयानों पर आधारित है, और एक वादा जहां बात अदालत में साबित हो चुकी है और हम इस साबित हुई बात को सच ही कहेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं इतिहास बदलने वाले लोग कैसे दिखते हैं, तो शायद आपके मन में किसी बड़े नेता की तस्वीर आएगी, किसी मशहूर वकील, किसी आंदोलन के बड़े चेहरे। लेकिन कभी कभी इतिहास की दिशा बदलने वाला व्यक्ति इनमें से कोई नहीं होता। वो एक साधारण नौकरी पेशा इंसान भी हो सकता है। ठीक ऐसे ही थे जसवंत सिंह खालड़ा, पंजाब के अमृतसर से जुड़े हुए, बिल्कुल शांत स्वभाव के, पढ़े लिखे, परिवार और नौकरी के बीच एक सामान्य जिंदगी जीने वाले। उन्होंने अपनी शुरुआत किसी राजनीतिक अभियान से नहीं की थी, किसी बड़े आंदोलन के नेता भी नहीं थे, बैंकिंग से जुड़े हुए और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह जी रहे थे। लेकिन समय के साथ उनका ध्यान एक ऐसे सवाल पर गया जिसका जवाब बहुत से परिवार वर्षों से तलाश रहे थे। ये वो दौर था जब पंजाब हिंसा, उग्रवाद और सुरक्षा अभियानों की आग में झुलस रहा था। इस कहानी को समझने के लिए हमें साल 1984 की ओर लौटना होगा। जून में हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार, जब भारतीय सेना ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में प्रवेश कर उग्रवादियों के खिलाफ अभियान चलाया। फिर अक्टूबर में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई। इसके बाद देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे, जिनमें हजारों लोगों की जान चली गई और पंजाब का माहौल पहले से कहीं अधिक तनावपूर्ण हो गया। पंजाब के लिए ये एक लंबा कठिन दौर रहा। राज्य में एक सशस्त्र अलगाववादी आंदोलन खड़ा था जो एक अलग देश की मांग कर रहा था। इससे जुड़े कुछ गुटों ने हिंसा का रास्ता चुन लिया। बम धमाके हुए, गोलीबारी हुई, आम लोग भी मारे गए और पुलिस वाले भी। और यही एक ही समय 2 अलग अलग तस्वीरें मौजूद थी। इस दौर को 2 अलग नजरियों से देखा जाता है। एक तरफ सुरक्षा एजेंसियों का कहना था कि वो पंजाब में बढ़ते उग्रवाद और हथियारबंद आतंकियों से निपट रही थी। उनका मानना था कि हालात बेहद कठिन थे, इसीलिए कड़े कदम उठाना जरूरी था। वहीं दूसरी तरफ मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया कि इस दौरान कई लोगों को बिना कानूनी प्रक्रिया के हिरासत में लिया गया, कुछ लोग लापता हो गए और मानवाधिकारों के उल्लंघन के भी कई मामले सामने आए। अब इन्हीं 2 तस्वीरों के बीच जसवंत सिंह खालड़ा ने एक तीसरा रास्ता चुना। उन्होंने न हथियार उठाए, न मंच से भाषण दिए। उन्होंने बस एक सवाल पूछा, अगर इतने लोग लापता बताए जा रहे हैं तो उनके साथ आखिर हुआ क्या?
ये सवाल जितना सीधा था उसका जवाब उतना ही जटिल, क्योंकि उसका उत्तर किसी एक गांव, किसी एक परिवार में नहीं मिलने वाला था। उसके लिए जरूरत थी रिकॉर्ड की, दस्तावेज की, पुराने रजिस्टरों की। उन्होंने सार्वजनिक अभिलेखों की ओर रुख किया। नगर पालिका के रिकॉर्ड, शमशान घाटों के रजिस्टर, अंतिम संस्कार से जुड़े दस्तावेज, लकड़ी खरीदने की रसीदें तक। कई महीनों तक उन्होंने रिकॉर्ड खंगाले, नाम और तारीखें जुटाई। फिर इन्हीं जानकारियों के आधार पर उन्होंने एक बड़ा आरोप सबके सामने रखा। उनका कहना था कि पंजाब में आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान कई लोगों के शवों का अंतिम संस्कार कथित तौर पर लावारिस बताकर किया गया और अनेक मामलों में परिवार को इसकी जानकारी ही नहीं दी गई। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, ये दावा जसवंत सिंह खालरा ने अपने अध्ययन और जुटाए गए रिकॉर्ड के आधार पर किया था। उनके सामने रखे गए हर मामले और हर संख्या की न्यायिक पुष्टि नहीं हुई थी। जरा इस दर्द को समझिए। एक माँ अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रही है। हर आहट पर उसकी नजर दरवाजे की ओर उठती है, लेकिन आरोप था कि जिस बेटे का वो इंतजार कर रही थी उसका अंतिम संस्कार बहुत पहले कहीं और कर दिया गया। सरकारी रिकॉर्ड में उसकी पहचान सिर्फ एक नंबर बनकर रह गई। इन्हीं रिकॉर्ड और दस्तावेज की जांच के दौरान एक आंकड़ा बार बार सामने आया, करीब 25,000। लेकिन इस आंकड़े को समझते समय सावधानी जरूरी है। करीब 25,000 का ये आंकड़ा किसी अदालत द्वारा अंतिम रूप से प्रमाणित नहीं किया गया। ये जसवंत सिंह खालरा के जांच और बाद में सामने आई कुछ रिपोर्टों से जुड़ा एक दावा है। इसीलिए इसे एक दावे के तौर पर ही देखा और समझा जाना चाहिए। धीरे धीरे खालरा की पहचान अब सिर्फ एक बैंक कर्मचारी की नहीं रही, वो मानवाधिकारों से जुड़े एक प्रमुख सार्वजनिक चेहरे बन गए। उनके भाषण होने लगे, उनकी रिपोर्टों का उल्लेख होने लगा। लेकिन जितनी तेजी से उनकी आवाज फैल रही थी, उतनी ही तेजी से उनकी अपनी जिंदगी एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ रही थी जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। एक अजीब विडंबना थी। जिस आदमी ने वर्षों तक गायब लोगों के बारे में सवाल पूछे, कुछ समय बाद वो खुद गायब हो गया। 1995 में जसवंत सिंह खालरा अपने घर से निकले और वापस नहीं लौट पाए। उनका परिवार उन्हें खोजता रहा, सहयोगियों ने सवाल उठाए, मानवाधिकार संगठनों ने चिंता जताई, पर दिन बीतते गए और कोई पता नहीं चला और आज तक उनका शव भी बरामद नहीं हुआ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। खालरा के लापता होने की जांच शुरू हुई। मामला अदालत तक पहुंचा, गवाहों के बयान दर्ज हुए, दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई। ये प्रक्रिया कई वर्षों तक चली और फिर अदालत ने अपना फैसला सुनाया। 2005 में अदालत ने पंजाब पुलिस के 4 लोगों को खालरा के अपहरण और हत्या का दोषी ठहराया। पहले उन्हें 7 साल की सजा मिली, फिर 2007 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ये सजा बढ़ाकर उम्र कैद कर दी। अब यहाँ इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी अंतर समझिए। ये भी समझना जरूरी है कि खालरा की जांच में किए गए हर दावों पर अदालत की मुहर नहीं लगी, लेकिन एक बात अदालत में साबित हुई। जसवंत सिंह खालरा के अपहरण और हत्या के मामले में दोषियों को सजा तो सुनाई गई, यानी ये कहना सही है खालरा की हत्या के मामले में अदालत ने दोषियों को सजा दी। लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि उनकी पूरी जांच के हर दावे को अदालत ने पक्का कर दिया। यही वजह है कि इस डॉक्यूमेंट्री में हर दावे और हर फैक्ट को अलग अलग रखा गया है, ताकि आपको पूरी कहानी बिना किसी भ्रम के सही संदर्भ में और पूरे संतुलन के साथ दिखाई जा सके। क्योंकि पत्रकारिता का पहला दायित्व भावना जगाना नहीं, पत्रकारिता का पहला दायित्व साबित तथ्य और ऐसे दावे जो साबित नहीं हुए उनके बीच एक साफ रेखा खींचना है। खालरा के मामले में हमारे सामने 3 अलग अलग स्तर हैं। पहला, इतिहास पंजाब का वो उथल पुथल भरा दौर। दूसरा, खालरा की जांच और उसके आधार पर लगाए गए आरोप। और तीसरा, अदालत का निर्णय। इन तीनों को एक दूसरे का पर्याप्त मान लेना इतिहास को भी गलत समझना होगा और कानून को भी। फैसले के बाद खालरा का नाम सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं रह गया, वो भारत में मानवाधिकार, न्याय और जवाबदेही की बहस का हिस्सा बन गया। साल बीतते चले गए, नई पीढ़ियां बड़ी होती गई, पर खालरा की कहानी बार बार लौटती रही। किताबों में, रिपोर्ट में, भाषणों में, और फिर एक दिन फिल्मकारों ने तय किया कि इस कहानी को बड़े पर्दे पर लाया जाएगा। यहीं से शुरू होती है दूसरी लड़ाई। अब सवाल इतिहास का नहीं था, सवाल सिनेमा का था। इतिहास को किताबों में पढ़ना और उसे पर्दे पर देखना 2 अलग अलग अनुभव हैं। इसी सोच के साथ कुछ फिल्मकारों ने खालरा के जीवन पर एक फिल्म बनाने का फैसला लिया। मकसद था एक ऐसे इंसान की कहानी बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाना जिसका नाम बहुतों ने सुना था, पर पूरी कहानी बहुत कम लोग जानते थे। फिल्म बनाने की जिम्मेदारी संभाले निर्माता कंपनी RSVP मूवीज ने। डायरेक्शन हनीत रेहान के हाथ में था और मुख्य भूमिका के लिए चुने गए थे दिलजीत दोसांझ।
दिलजीत सिर्फ एक लोकप्रिय अभिनेता ही नहीं है, पंजाबी सिनेमा और संगीत की एक बड़ी पहचान भी है। उनका जुड़ना फिल्म की और लोगों का ध्यान स्वाभाविक रूप से खींचना लगा। पर फिल्म बनाने वालों के सामने एक चुनौती शुरू से ही थी। एक काल्पनिक कहानी नहीं थी, एक ऐसे व्यक्ति और जीवन से प्रेरित थी जिसकी कहानी आज भी इतिहास, राजनीति और मानवाधिकार की बहस का हिस्सा है। ऐसे डॉक्यूमेंट्री के सामने दो बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। पहली, कहानी को असरदार तरीके से दिखाना और दूसरी, हर तथ्य को पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ पेश करना। शुरुआत में फिल्म का प्रस्तावित नाम था घल्लूघारा। पंजाबी इतिहास में ये शब्द सिखों के बड़े कत्लेआम की गहरी भावनात्मक स्मृति से जुड़ा है। फिल्म का निर्माण पूरा हुआ, शूटिंग खत्म हुई, तकनीकी काम भी लगभग पूरा हो चुका था। अब लगता था बस फिल्म रिलीज होना बाकी है। लेकिन भारत में किसी फिल्म या डॉक्यूमेंट्री का बन जाना काफी नहीं होता। उसे लोगों के सामने दिखाने से पहले एक तय कानूनी प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता है। और यही इस फिल्म की यात्रा एक नए लंबे विवाद में दाखिल होने वाली थी। किसी भी फिल्म को रिलीज करने से पहले एक अहम प्रक्रिया से गुजरना होता है। आम भाषा में इसे सेंसर कहते हैं। यानी आसान भाषा में कहें तो फिल्म या डॉक्यूमेंट्री को रिलीज से पहले सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। इंडिया में फिल्म या डॉक्यूमेंट्री को रिलीज से पहले सर्टिफिकेट देने का काम सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC करता है। CBFC का काम किसी फिल्म या डॉक्यूमेंट्री को सीधे बैन करना नहीं होता। उसका काम कानून के मुताबिक फिल्म की समीक्षा करना, उसे सर्टिफिकेट देना और जरूरत पड़ने पर कुछ बदलाव या कट का सुझाव देना होता है। इसी प्रक्रिया से ये फिल्म भी गुजरी और यहीं से मतभेद शुरू हो गए। सार्वजनिक रिपोर्टों के अनुसार CBFC ने कुछ बदलाव और कट तो सुझाए और नाम बदलने को कहा। घल्लूघारा से पंजाब 95, इसके बाद कट की संख्या को लेकर अलग अलग दावे सामने आए। कुछ रिपोर्ट 21 कट होने का उल्लेख करती हैं, कुछ बाद की रिपोर्ट ये संख्या 85 बताती है और कुछ प्रकाशन 120 से अधिक संशोधनों का दावा करते हैं। यहाँ रुकना जरूरी है। इन अलग अलग संख्याओं की कोई एक समान अंतिम सार्वजनिक आधिकारिक सूची उपलब्ध नहीं है जिसकी पुष्टि सभी पक्ष करते हो। इसीलिए हम इनमें से किसी एक संख्या को अंतिम सत्य कहकर आपको नहीं परोसेंगे। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इतना जरूर कहा जा सकता है कि फिल्म के निर्माताओं और CBFC के बीच कुछ बदलावों को लेकर सहमति नहीं बन सकी। अब सवाल, अगर निर्माता संशोधन से सहमत ना हो तो रास्ता क्या है? एक समय था जब ऐसे मामलों के लिए एक अलग अपीलीय न्यायाधिकरण था, FCAT। रिपोर्ट के अनुसार बाद में इसे समाप्त कर दिया गया। इसके बाद निर्माताओं के लिए प्रमुख कानूनी रास्ता सीधे उच्च न्यायालय जाना रह गया। इसी पृष्ठभूमि में निर्माता कंपनी RSVP ने CBFC की कार्रवाई और सुझाए गए संशोधनों को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी। ये भी समझिए, अदालत जाना ये साबित नहीं करता कि कौन सही है और कौन गलत है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि फैसले की जांच और समीक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है। इसी दौरान रिपोर्ट के मुताबिक निर्देशक हनी त्रुहान ने कुछ इंटरव्यू में अपना पक्ष रखा। उनका कहना था कि फिल्म को लेकर कुछ फैसले सामान्य सर्टिफिकेशन प्रक्रिया से आगे बढ़ गए थे। ये उनका सार्वजनिक तौर पर रखा गया पक्ष था और दूसरा पक्ष CBFC ने हर सार्वजनिक दावे का विस्तार से उत्तर नहीं दिया। इसीलिए इस विवाद का सार्वजनिक रिकॉर्ड दो स्रोतों से बनता है, एक अदालत की कार्यवाही, दूसरा निर्माता और निर्देशक के बयान। एक तरफ की आवाज मौजूद है, दूसरी तरफ काफी हद तक खामोश है और खामोशी को सबूत नहीं माना जा सकता, ना इस तरफ ना उस तरफ। लेकिन ये 4 साल लंबी प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं हुई। जब देश में फिल्म प्रमाणन और कानूनी विवादों से उलझी थी, उसी समय दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में से एक से इसका नाम जुड़ने लगा, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी TIFF। ये किसी भी फिल्म के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। ऐसा लगने लगा शायद दर्शक ये कहानी पहले भारत में नहीं तो दुनिया के किसी और मंच पर देखेंगे, लेकिन ये कहानी ने एक और मोड़ ले लिया। फिल्म उस रूप से प्रदर्शित ही नहीं हो सकी जैसी पहले चर्चा थी। इसके बाद कई अटकलें शुरू हुई। कुछ रिपोर्ट ने इस निर्णय के पीछे राजनीतिक कारणों का उल्लेख किया। लेकिन यहाँ भी एक बात समझना जरूरी है, जो जानकारी सार्वजनिक है उससे इतना पता चलता है कि फिल्म तय समय पर रिलीज नहीं हो सकी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसकी पूरी और आधिकारिक वजह सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आई है, इसीलिए किसी एक वजह को अंतिम सच नहीं कहा जा सकता। हालांकि इस पूरे विवाद ने फिल्म को और भी ज्यादा चर्चा में लाके रख दिया। अब ये सिर्फ एक बायोपिक नहीं रही थी, ये अभिव्यक्ति की आजादी, इतिहास को दिखाने के तरीके, फिल्म सर्टिफिकेशन और सार्वजनिक बहस का हिस्सा बन चुकी थी। समय बीतते चला गया, कानूनी प्रक्रिया चलती रही, दर्शक भी फिल्म के रिलीज होने का इंतजार करते रहे। फिर करीब 4 साल बाद बिना किसी बड़े ऐलान या प्रचार के बाद एक दिन खबर आई कि ये फिल्म भारत में ZEE5 पर देखने के लिए अवेलेबल है। पर शायद किसी ने नहीं सोचा था असली विवाद तो रिलीज के बाद शुरू होगा। 4 साल, कई नाम, लंबी कानूनी प्रक्रिया और आखिरकार 3 जुलाई 2026 को ये फिल्म भारत में
Z5 पर आई। इस बार नाम था सतलुज। कोई भव्य प्रीमियर नहीं, कोई बड़ा प्रचार नहीं, बस फिल्म दर्शकों के सामने थी। जिन्होंने वर्षों इसके बारे में पढ़ा था, उन्होंने देखना शुरू किया। सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ गई। फिल्म का विषय, प्रस्तुति, दिलजीत का अभिनय, लगा वर्षों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। फिल्म बनाने वालों ने ये भी कहा, इस बार फिल्म में एक भी कट नहीं। इतना जरूर समझिए, ये फिल्म बनाने वालों का अपना दावा है, पर शायद ये एक नए विवाद की शुरुआत थी। उसी वीकेंड को दिलजीत ने अपने लाइव सेशन में ऑडियंस से कहा, उन्हें आशंका है कि ये फिल्म ज्यादा समय उपलब्ध नहीं रहेगी। अगर मौका मिले तो ऑडियंस जल्द ही इसे देख ले। फिल्म ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਕਹਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਰੋਕੋਗੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਭੇਜੋ ਨਾ, ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਇੱਕ WhatsApp ਤੇ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਗਈ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ, ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਜਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੰਡੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਫਿਲਮ ਹਲੇ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਲਮ, ਜੇ ਉਹ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਹੈ, फिल्म लोगों तक पहुंच गई। सोचिए, फिल्म का हीरो खुद ये बात कह रहा है कि जल्दी से देख लो, ये टिकने वाली नहीं है। और वही हुआ। 5 जुलाई 2026 जो दर्शक फिल्म खोजने गए, उन्हें फिल्म मिली ही नहीं। उसकी जगह एक ठंडा सा संदेश था। Z5 ने अपने आधिकारिक मंच पर बयान जारी किया, मौजूदा घटनाक्रम को देखते हुए सतलुज भारत में अगली सूचना तक उपलब्ध नहीं रहेगी। साथ ही कहा वो उचित कानूनी प्रक्रिया से फिल्म को दोबारा लाने का प्रयास जारी रखेगा और निर्माताओं के प्रति समर्थन दोहराया। यही से पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल उठा। आखिर ये मौजूदा घटनाक्रम क्या थे? क्या कोई अदालती आदेश था? क्या कोई सरकारी निर्देश? क्या कोई कानूनी कारण, या फिर कुछ और? जो जानकारी सार्वजनिक है, उससे इन सवालों का साफ जवाब नहीं मिलता। न सरकार की ओर से कोई विस्तृत जानकारी सामने आई है और न ही Z5 ने इस पूरे मामले को विस्तार से समझाया। इसलिए यहाँ जो फैक्ट है और जो सिर्फ अनुमान है, दोनों में फर्क करना जरूरी है। फैक्ट, फिल्म भारत में उपलब्ध हुई। दूसरा फैक्ट, लगभग 2 दिन बाद भारत में हटा दी गई। और तीसरा फैक्ट, इसे अगली सूचना तक अनुपलब्ध बताया गया। और एक बात जो बहुत लोग नहीं जानते, भारत में हटने के बावजूद फिल्म कुछ इंटरनेशनल एरिया में Z5 पर उपलब्ध रही। एक ही फिल्म एक ही समय दुनिया के कुछ हिस्सों में देखी जा सकती थी और भारत में नहीं। जो कहानी पंजाब की है, वो पंजाब में बंद, पर बाहर कहीं और लोग उसे देख रहे हैं। फिल्म हट गई, ये फैक्ट है, पर हटाने का निर्णय किसने लिया? यही सबसे ज्यादा सावधानी चाहिए, क्योंकि यहाँ दावे बहुत हैं और पुष्टि एक भी नहीं। पहले निर्माता पक्ष की तरफ से RSVP के एक प्रवक्ता ने स्क्रीन पत्रिका से कहा, सरकार ने इसे हटवाया है। ये एक बड़ा आरोप है, पर इस बात को नोट कीजिए, ये RSVP का दावा है, क्योंकि किसी भी सरकारी संस्थान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। न सेंसर बोर्ड ने, न सूचना प्रसारण मंत्रालय ने, और न केंद्र सरकार ने। न हाँ न ना, पूरी तरह खामोशी। तो सरकार ने हटवाया, ये इस वक्त का एक दावा है, साबित तथ्य नहीं है। अब राजनीति देखिए, और यहाँ मामला और उलझ जाता है, क्योंकि सब एक ही दिशा में उंगली नहीं उठा रहे। एक तरफ शिरोमणि अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल ने आरोप लगाया, आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने केंद्र से संपर्क करके फिल्म हटवाई। यानी अकाली दल के मुताबिक जिम्मेदार पंजाब की आप सरकार है। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा, ये सिर्फ सेंसरशिप नहीं, ये हमारी साझा याददाश्त, सच और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। लेकिन दूसरी तरफ खुद आम आदमी पार्टी बिल्कुल उल्टा कहती है। आप सांसद मलविंदर सिंह कंग ने आरोप लगाया, फिल्म को बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने रुकाया। उन्होंने सवाल उठाया, दूसरी विवादित फिल्में तो बिना रुकावट के चली, फिर यही क्यों हटी? अब ध्यान से देखिए, अकाली दल कहता है कि आप जिम्मेदार हैं, तो आप कहती है केंद्र यानी बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। ये एक ही बात के दो रूप नहीं है, ये 2 अलग आरोप हैं और दोनों एक साथ पूरे सच नहीं हो सकते। और कांग्रेस तो नेता सुखपाल सिंह खैरा और सांसद धर्मवीर गांधी ने भी फिल्म हटाए जाने की निंदा की है, पर किसी एक पार्टी का नाम लिए बिना। तो पूरी तस्वीर ये है, हटाए जाने से नाराज सब है, पर जिम्मेदार कौन है, इस पर किसी की सहमति नहीं है। और जिस पर सबसे बड़ा आरोप यानी सरकार, वो तो चुप है। तो आगे क्या? RSVP का कहना है ये फिल्म को वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रही अपील अब किस स्थिति में है, इसकी ताजा पुष्ट जानकारी हमें नहीं मिल सकी, इसीलिए हम इस पर कोई अंदाजा नहीं लगाएंगे। और एक सवाल जो अब तक अनसुलझा है, फिल्म बनाने वालों का दावा है कि Z5 पर बिना कट वाला वर्जन आया,
पर सेंसर बोर्ड ने तो कट सुझाई थी। तो जो वर्जन रिलीज हुआ क्या वो नियमों के अनुरूप था? इसका जवाब भी हमें किसी आधिकारिक स्रोत से नहीं मिला। यानी इस कहानी के दो संभावित पहलू हैं। एक, ये एक राजनीतिक या प्रशासनिक फैसला हो सकता है। दूसरा, ये सिर्फ नियम और प्रमाण पत्र का मामला भी हो सकता है। हम किसी एक को सच नहीं कह सकते, दोनों दरवाजे ही अभी खुले हुए हैं। इस पूरी यात्रा में हमने दो कहानियां देखी, एक इंसान की, दूसरी उस इंसान पर बनी एक फिल्म की। जसवंत सिंह खालरा एक बैंक कर्मचारी जो आगे चलकर मानवाधिकारों से जुड़े एक अहम सार्वजनिक चेहरा बन गए। उन्होंने ऐसे आरोप रखे जिन्होंने देश और दुनिया का ध्यान खींचा। उनकी जांच के हर निष्कर्ष की न्यायिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन उनके अपहरण और हत्या के मामले में अदालत ने दोषियों को सजा जरूर दी थी। ये इस कहानी का न्यायिक रूप से स्थापित हिस्सा है। वर्षों बाद उनके जीवन पर बनी फिल्म को सर्टिफिकेट की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मामला अदालत तक गया, नाम बदले, रिलीज टलती रही और फिल्म जब आखिरकार दर्शकों तक पहुंची, भारत में वो बहुत कम समय उपलब्ध रही। ये भी एक स्थापित फैक्ट है। पर यहीं से फैक्ट खत्म होते हैं और सवाल शुरू होते हैं जिनके अभी भी जवाब नहीं दिए गए हैं। क्या फिल्म का हटना सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया थी या ये किसी प्रशासनिक निर्णय का नतीजा था? क्या इसके पीछे कोई और कारण था? सार्वजनिक जानकारी इनमें से किसी एक उत्तर की निर्णायक पुष्टि नहीं करती। इसीलिए इस डॉक्यूमेंट्री ने कोई निष्कर्ष आप पर थोपने की कोशिश नहीं की। हमने बस इतना किया, जहां अदालत ने निर्णय दिया उसे अदालत का निर्णय कहा, जहां सार्वजनिक बयान थे उसे उसी रूप में रखा, जहां मतभेद थे उन्हें मतभेद कहा और जहां उत्तर नहीं थे यह स्वीकार किया कि उत्तर अभी बाकी है। शायद पत्रकारिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हर सवाल का जवाब देना नहीं होती। कई बार उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये ईमानदारी से बताना होता है कि कौन से सवाल जिनके जवाब अभी भी नहीं मिले हैं। एक फिल्म आई और चली गई और आज तक कोई आधिकारिक रूप से नहीं बता रहा किसने और किस आधार पर ये सवाल खुला है। जवाब शायद आने वाला वक्त देगा। अब ये फैसला आपका है। इस पूरी कहानी में आपके लिए सबसे बड़ा अनसुलझा हुआ सवाल कौन सा है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो एक संवेदनशील और दर्दनाक इतिहास को छूता है, इसीलिए हमने हर बात को उसकी सही जगह पर रखा। जहां अदालत का फैसला था उसे साबित सच कहा, जहां सिर्फ दावा था साफ बताया कि ये दावा है और किसका। अगर आप मानते हैं कि जटिल और संवेदनशील विषयों पर तथ्य, संदर्भ और संतुलन के साथ बात होनी चाहिए तो हेडलाइन ब्यूरो के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि सुर्खियों से आगे कहानी अभी बाकी है। धन्यवाद।